आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य का उदय और एवं विकास। इसमें हम प्रमुख गुप्त शासकों के बारे में पढ़ाई करेंगे। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारतीय साम्राज्य का एक स्वर्ण युग कहा जाता है। ये टॉपिक यूपीएससी और पीएससी यानी सेंट्रल सिविल सर्विस एंड स्टेट सिविल सर्विस के अलावा जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बराबर उपयोगी है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य कुषाण और सातवाहन के पराभव के बाद तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसी कोई भी सत्ता उपस्थित नहीं थी जो छोटे छोटे बिखरी हुई राजनीतिक शक्तियों को एक कर सके। भारतीय राजनीति के इस अंधकार युग में ही गुप्त साम्राज्य का उद्भव हुआ। देखिए, मौर्य साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और उसके बाद में शुंग साम्राज्य और कुषाण साम्राज्य ने भी उस वैभव को बरकरार रखा, लेकिन उसके बाद सारा राजनीतिक जो घटनाक्रम था वो छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। तो इसी अंधकार के युग में गुप्त साम्राज्य एक बार पुनः उदय हुआ और उसने पूरे संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना थी वो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। गुप्त साम्राज्य ने लगभग 2 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक भारतीय इतिहास के घटनाक्रम को प्रभावित किया। गुप्त साम्राज्य ने भारतीय इतिहास के इस अंधकार युग को स्वर्ण युग में परिवर्तित कर दिया। महान मौर्य साम्राज्य जहां सत्ता के केंद्रीकरण को अपनाता था, वहीं गुप्त साम्राज्य विकेंद्रीकरण स्थितियों पर आधारित था, यानी सत्ता को और ज्यादा फैलाव करना। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि कई महान राजा हुए। इन्हीं महान राजाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य के अध्ययन के प्रमुख बिंदु क्या हैं। देखिए, हर चीज के लिए पहले माइंड में एक मैकअप होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो गुप्त साम्राज्य में सबसे पहले गुप्तकालीन स्रोत क्या क्या थे। इसके अलावा गुप्तकालीन जो प्रमुख शासक थे वो राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक दशा क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी एवं धार्मिक दशा क्या थी। इसके अलावा गुप्तकालीन वास्तुकला और मंदिर कला के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुप्तकालीन जो स्रोत क्या क्या थे। गुप्तकालीन स्थितियों को जानने के क्या क्या तरीके हैं सिविल सर्विस के लिए। गुप्तकालीन स्रोतों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी स्रोत। लिटरेरी सोर्सेस में हम विष्णु पुराण, वायु पुराण, देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त द्वारा रचित है, मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक द्वारा रचित है, दशकुमार चरित्र जो दंडितन के द्वारा रचित है। आर्कियोलॉजिकल में हम प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त, उदयगिरी गुहालेख, भितरी स्तंभ लेख जो गुप्तकालीन सिक्के थे वो सारे, और गुप्तकालीन मंदिर जो कि सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण गुप्तकाल में ही हुआ था सबसे पहले। तो उनमें से जितने भी मंदिर हैं सबका अध्ययन और सभी चीज मंदिर गुप्तकालीन साम्राज्य को जानने के प्रमुख स्रोत रहे हैं। ये सभी जो रचनाएं हैं और उनके जो रचनाकार हैं सभी प्रमुख रूप से उपयोगी हैं और इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनके नाम सिविल सर्विसेज एग्जाम में आते हैं। तो हम देखेंगे इसके बाद प्रमुख शासक कौन कौन से थे। सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। ये प्रमुख शासक हैं। इनके अलावा भी छोटे मोटे शासक रहे थे पर प्रमुख शासक यही हैं। इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले श्रीगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष माना जाता है। आदि पुरुष मतलब जिसने स्थापना की होती है, लेकिन ये एक छोटे राजा थे और संभवतः किसी छोटे से शासक के रूप में इन्होंने शासन किया था। इसके बाद घटोत्कच हुए। ये श्रीगुप्त का पुत्र था और उत्तराधिकारी भी था।
और घटोत्कच ने श्रीगुप्त के बाद में श्रीगुप्त से पहले ज्यादा बड़े सबसे पहले शासक एरिया पर हुए शासन जिन्होंने किया। थोड़ा सा बड़े एरिया पर सबसे शासन पहले स्टार्ट चंद्रगुप्त किया था। प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम सबसे चंद्रगुप्त बलशाली प्रथम शासक ही हुआ गुप्त गुप्त वंश साम्राज्य का में। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त माना प्रथम को जाता है, ही गुप्त क्योंकि वंश यह का इस वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि यह इस वंश का सबसे पहला स्वतंत्र शासक था। इसने 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया और अपने राज्यारोहण के अवसर पर उसने एक नए संवत गुप्त संवत को प्रारंभ किया। बहुत सारे संवत हैं, गुप्त संवत, विक्रम संवत, शक संवत। उन्हीं में से एक प्रमुख संवत गुप्त संवत को प्रारंभ किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही पहली बार गुप्त वंश में सिक्कों का प्रचलन कराया था। उसके सिक्कों पर कुमार देवी की आकृति भी हमें देखने को मिलती है, जो कि उसके प्रभाव को दर्शाता है। तो कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। अब इसके बाद हम समुद्रगुप्त पे आते हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और सबसे प्रतापी राजा हुआ। इसने 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो भी विस्तृत जानकारी है वो हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। यह कहा जाता है कि समुद्रगुप्त अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था। उसने उत्तर भारत के 9 तथा दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था। श्रीलंका का शासक मेघवर्ण समुद्रगुप्त का समकालीन था। समुद्रगुप्त ने व्याघ्र पराक्रमांक, अपतरथ, धर्म प्रचार बंधु और कविराज जैसी गौरवपूर्ण उपाधियां धारण की थी। ये सभी उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सिविल सर्विसेज में ये बहुत पूछी जाती हैं। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा विंसेंट स्मिथ ने दी थी। देखिए, वास्तविक तौर पर तो ये एक तरीके से गलत संज्ञा है क्योंकि समुद्रगुप्त बहुत पहले हुए थे और नेपोलियन आधुनिक काल के प्रारंभिक दौर में हुए हैं। तो नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहा जा सकता है, लेकिन समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाना एक तरीके से गलत संज्ञा है, लेकिन फिर भी ज्यादातर इतिहासकारों ने यही संज्ञा दी हुई है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी वीणा बजाते हुए आकृति प्राप्त होती है, जो उसके कला प्रेमी तथा संगीत प्रेमी होने का सूचक है। समुद्रगुप्त महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध का संरक्षक था और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। प्राचीन काल में राजा अपने वैभव और अपने शक्ति को दर्शाने के लिए बहुत सारे यज्ञ करते थे, अश्वमेध, वाजपेयी। तो उनमें से एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। और समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने पूरे जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए ये एक तरीके से अपराजित रहा था और सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था, जिसने गुप्त साम्राज्य को एक बड़े साम्राज्य में तब्दील कर दिया। इसके बाद हम आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना, जिसका शासनकाल 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक माना जाता है। विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम में समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त के अल्पकालीन शासन का वह भी वर्णन मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का भाई था। हालांकि रामगुप्त के बारे में इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है, किंतु फिर भी यदि अगर रामगुप्त का शासन रहा भी हो तो भी यह निश्चित रूप से बहुत कम समय का रहा होगा और प्रभावी नहीं होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता के समान ही कई गौरवपूर्ण उपाधियां धारण की, जैसे विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि। उसने व्याघ्र प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया। विक्रमादित्य के दरबार में 9 विद्वान, जिन्हें नवरत्न कहा है, वो रहते थे। इन नवरत्नों में बराहमिहिर, कालिदास, अमर सिंह, बेताल भट्ट, घटकपर, बररुचि, छपड़क, धन्वंतरी और शंकु सम्मिलित थे। ये सभी जो नवरत्न है वो इम्पोर्टेंट है और आप इनका ध्यान रखें क्योंकि सिविल सर्विस है ना बहुत पूछता है। अपने राज्यारोहण के समय, सॉरी ये पॉइंट्स गलत लिख गया है इसलिए आप इसको कंसीडर ना करें। सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवर्षण की उपाधि दी गई है। उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया हुआ था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे
विक्रमादित्य भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों ने इसके बारे में कई सारी कहानियां जैसे सिंहासन बत्तीसी आदि सुनी होंगी। इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम हुआ। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक माना जाता है। बिलसड़ अभिलेख में हमें इसके शासन की प्रथम तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक अन्य मंदसौर अभिलेख में भी हमें कुमारगुप्त के शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में यह अभिलेख एक प्रशस्ति है जो वत्सभट्टी के द्वारा रचित है। सभी गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के ही प्राप्त होते हैं। महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परम द्वैता, महेंद्रादित्य आदि इसकी प्रमुख उपाधियां थी। उसने भी एक अश्वमेध यज्ञ किया था और विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त ने मयूर की आकृति के चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया। राइट साइड में कुमारगुप्त के बारे में शॉर्टकट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद स्कंदगुप्त शासक बना। स्कंदगुप्त ने कुमारगुप्त के बाद में गुप्त साम्राज्य की बागडोर हाथ में ली और 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक शासन को चलाया। उसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों पर स्कंदगुप्त की विजय का वर्णन हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। कहोम स्तंभ लेख में शक्रादित्य, जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वच्छा तथा आर्य मंजूश्री मूलकल्प में देवराय संबोधित करके उसे यानी उसको संबोधित किया गया है। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के राजदरबार में दूत भेजे थे। स्कंदगुप्त ने सोने और चांदी दोनों प्रकार के सिक्कों का प्रचलन किया है। राइट साइड में उसके सिक्कों का प्रकार दिया गया है, सोने के कौन से थे और चांदी के कौन से सिक्के थे। ये सभी स्कंदगुप्त और जो भी शासक हुए हैं सभी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि गुप्तकालीन शासकों के बारे में बहुत कुछ सिविल सर्विसेज में पूछा जाता है और बाकी जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनमें भी गुप्तकालीन जो भी शासन समय था उसको बहुत कंसीडर किया जाता है। वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस के हिसाब से भी। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हुआ है तो चैनल को प्लीज़ अधूरा प्रोफेसर को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो है उसको लाइक करें। बाकी जो भी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं आगे की वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है यहाँ पर, कोशिश करूँगा आगे के वीडियोज़ में ना रहे, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।